हेलो साथियों, नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है आपका आज के क्वेश्चन के सेशन में। और आज हम फिर से बात करेंगे जो बायोलॉजी के क्वेश्चन हमारे हो रहे हैं उन्हीं के बारे में। आज हम फिर से एक नए टॉपिक को लेकर आए हैं जिसका नाम है जेनेटिक्स। जिसका नाम क्या है? जेनेटिक्स। ओके, तो आज हम यहां पे देखेंगे क्या? जेनेटिक्स के क्वेश्चन। ठीक है, आज हम जेनेटिक्स यानी आपके आनुवांशिक क्वेश्चन हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, चलिए तो बिना देर किए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बिना देर किए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को कराते हैं। ठीक है, आवाज आ रही प्रॉपर? चलिए ठीक है, हाँ आवाज आ रही है। ओके, चलिए सब कुछ देख ले। ठीक है, फिर स्टार्ट किया जाए। ओके ओके, बिल्कुल। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है भैया? क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है जर्म प्लाज्म का सिद्धांत दिया था। जर्म प्लाज्म का सिद्धांत दिया था, किसने दिया था? डार्विन ने दिया था कि लीवेनहॉक ने दिया था कि स्पेलेंजानी ने दिया था कि वीजमान ने दिया था? फटाफट इसको देख लो सभी लोग कि जर्म प्लाज्म का सिद्धांत किसने दिया था? जर्म प्लाज्म। ठीक है, थियरी ऑफ जर्म प्लाज्म किसने दिया था? ये देख लो आप लोग फटाफट, फिर देखते हैं आगे। ठीक है, चलो तो यहां पे देखो जर्म प्लाज्म थ्योरी क्या है। जर्म प्लाज्म थ्योरी के बारे में किसने बताया था भैया? बताया था किसने? वीजमान ने बताया था। जर्म प्लाज्म थ्योरी के बारे में किसने बताया था? वीजमान ने बताया था। डार्विन का जो सिद्धांत है वो दूसरा है। डार्विन ने क्या है? जैव विकास के सिद्धांत में जैव विकास, डार्विन ने जैव विकास के संबंध में मत दिया था। ठीक है, जैव विकास के मत में क्या दिया था? अपना सिद्धांत दिया था। इनका सिद्धांत क्या था? योग्यतम की उत्तरजीविता। योग्यतम की उत्तरजीविता यानी सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, योग्यतम की उत्तरजीविता यानी सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। ओके, और उन्होंने एक सिद्धांत और दिया था जिसको किया जाता है नेचुरल सिलेक्शन। क्या? नेचुरल सिलेक्शन, प्राकृतिक चयन। लीवेनहॉक ने क्या किया था? तो लीवेनहॉक ने पहली बार किसी जीवित या मृत कोशिका की खोज की थी। ध्यान दीजिए, कोशिका की खोज अगर की जाए, कोशिका की, तो कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। लेकिन उन्होंने क्या किया था? उन्होंने कोशिका भित्ति को बारे में, मतलब कोशिका भित्ति का उन्होंने अध्ययन किया था। ठीक है, पहली बार किसी कोशिका को स्पेशली रॉबर्ट किसने देखा? लीवेनहॉक ने देखा। ओके, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने जीवित कोशिका और साथ ही साथ क्या किया? उसके कोशिकांग के बारे में अध्ययन किया। किसके बारे में? कोशिकांग के बारे में, जिन्हें हम कहते हैं सेल ऑर्गेनेल्स। कट तो नहीं रहा है, कोशिकांग नहीं कट रहा है। चलो, तो कोशिकांग के बारे में अध्ययन किया। किसने किया? लीवेनहॉक ने किया। इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें हम बोलते हैं फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं, यानी जीवाणु विज्ञान के जनक। ठीक है, स्पेलेंजानी ने क्या किया था? इन्होंने जो आपके इस धरती पर जीव कैसे उत्पन्न हुए इसके बारे में इन्होंने प्रयोग किया था। लेकिन जो जर्म प्लाज्म सिद्धांत है, जर्म प्लाज्म, इसको किसने दिया था? तो वीजमान ने दिया था। ठीक है, वीजमान ने दिया था जर्म प्लाज्म का सिद्धांत। ठीक, चलो कह रहा है क्रोमोसोम बने होते हैं। क्रोमोसोम क्या है? तो क्रोमोसोम होते हैं गुणसूत्र होते हैं। क्या होते हैं? गुणसूत्र होते हैं। ये बनते हैं वसा अम्लों से कि न्यूक्लिक अम्लों से कि प्रोटीन से या न्यूक्लियो प्रोटीन से। किसके बनते हैं? क्रोमोसोम। क्रोमोसोम किसके बने होते हैं? सॉरी, किसके होते हैं? तो क्रोमोसोम को गुणसूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणसूत्र। ओके, गुणसूत्र किसके बने होते हैं? ठीक है, गुणसूत्र किसके बने होते हैं? देख लो फटाफट यहां पे। गुणसूत्र किसके बने होते हैं? तो आप सभी जानते हो गुणसूत्र किसके बने होते हैं। देखो गुणसूत्र क्या होते हैं? तो गुणसूत्र होते हैं डीएनए या आरएनए। ओके, गुणसूत्र क्या होते हैं? डीएनए, आरएनए। आप जानते हो डीएनए क्या है? डीएनए क्या है? डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है। डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है, यानी जेनेटिक मटेरियल है। यह करता क्या है? यह माता पिता के लक्षणों को उनकी संतानों में पहुंचाने का कार्य करता है। माता पिता के लक्षणों को उनकी संतानों में पहुंचाने का कार्य करता है। कौन करता है भैया? डीएनए करता है। ठीक है, डीएनए करता है। ठीक, अब डीएनए जो है इसके आदेश पर क्या? डीएनए के आदेश पर आरएनए कार्य करता है। आरएनए क्या करता है? तो आरएनए जो है आपके शरीर में प्रोटीन का संश्लेषण करता है। यानी डीएनए जहां पे हो, जैसे जो कोशिका होती है,
तो कोशिका में डीएनए जो है क्या करेगा, जेनेटिक मटेरियल है यानी आनुवंशिक पदार्थ है, और इसके आदेश पर आरएनए क्या करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है। ठीक है, तो यही डीएनए और आरएनए क्या करते हैं, गुणसूत्र के निर्माण में भाग लेते हैं। तो गुणसूत्र किसके बने होते हैं, आपके न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं। क्लियर है, न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं। अब देखिए न्यूक्लियो प्रोटीन है क्या, तो न्यूक्लियो प्रोटीन होता है डीएनए या आरएनए। क्लियर है, डीएनए में क्या होती है, डीऑक्सीराइबोस शर्करा होती है, डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है। आरएनए में क्या होती है, राइबोस शुगर होती है। ठीक है, अगर अब बात है डीएनए या आरएनए की, तो इनको क्या बोलते हैं हम लोग, इनको हम लोग न्यूक्लिक अम्ल बोलते हैं, न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। इनकी खोज किसने की, तो इनकी खोज की थी फ्रेडरिक मिक्सचर ने। किसने की थी, फ्रेडरिक, किसने की थी, फ्रेडरिक मिक्सचर ने की थी। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये कोशिका में आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य करते हैं। अब हमारे शरीर में जो डीएनए होता है, जो जंतु कोशिका में होता है, कैसे होता है, तो जंतु कोशिकाओं में डीएनए किस रूप में होता है, तो वो होता है इस रूप में। ठीक है, किस रूप में होता है डीएनए, डबल हेलिकल मॉडल के रूप में होता है, दोहरी संरचना के रूप में डीएनए होता है। और आप यहां ध्यान दो कि इसमें क्या होते हैं, इसमें बंध बने होते हैं। किसमें बंध बने होते हैं, ये बंध क्या होते हैं, ये बंध हाइड्रोजन बंध होते हैं। ये क्या होते हैं, डीएनए की जो दोहरी संरचना होती है, इसमें हाइड्रोजन बंध बने होते हैं। और जंतु कोशिकाओं में क्या होता है, डीएनए इसी रूप में होता है। यह मॉडल दिया किसने, तो यह मॉडल दिया था वाटसन और क्रिक ने। किसने दिया था, वाटसन और क्रिक ने दिया था। ठीक है, डीएनए का दोहरा मॉडल किसने दिया था, वाटसन और क्रिक ने। और उन्हें इसके लिए क्या मिला था, उन्हें इसके लिए नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, उन्हें इसके लिए नोबेल प्राइज मिला था, किसको, वाटसन और क्रिक को। क्लियर है, चलो ठीक है। तो यहां पर क्या है, क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र होता है। गुणसूत्र क्या होते हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, चलो डार्विन ने जीव जातियों की उत्पत्ति किसके द्वारा बताई, डार्विन ने, चार्ल्स डार्विन, जानते हो चार्ल्स डार्विन जो थे ना, वो कई देशों की यात्रा किए थे। उन्होंने उस आधार पर, अपने अनुभव के आधार पर बताया कि जो है जीव जो होते हैं किस प्रकार से वो सरवाइव कर पाते हैं। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि जो जीव इस पर्यावरण में जितना ज्यादा संघर्षशीलत होगा, जितना संघर्ष करेगा, तो अगर संघर्ष के दौरान वह बच गया तो सर्वाइव कर जाएगा। तो इसे उन्होंने क्या कहा, योग्यतम की उत्तर जीविता। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या कि अगर संघर्ष करेगा, योग्यता होगी तो क्या करेगा, संघर्ष करेगा तो योग्यता उसकी होगी, और योग्यता होगी क्या, तो वह सर्वाइव करेगा। तीसरे ने क्या बोला, योग्यतम की उत्तर जीविता बोला। और इसे उन्होंने क्या नाम दिया, प्राकृतिक चयन दिया। क्या दिया इसे, प्राकृतिक चयन का नाम दिया, नेचुरल सिलेक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। यानी उन्होंने क्या बोला कि जो जीव जातियों की जो उत्पत्ति हुई है वह किस आधार पे हुई है, प्राकृतिक चयन के आधार पे हुई है। ठीक है, और यहां पे देखिए एक और वर्ड दिया है, उपार्जित लक्षणों की वंशागति। उपार्जित लक्षणों की वंशागति, ऑन द डोमिनेंस ऑफ हेरिटेज कैरेक्टर। ठीक है, इनहेरिटेंस कैरेक्टर। अब ये क्या है, उपार्जित लक्षणों की वंशागति, मतलब जो लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी, जो लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित तो हो रहे हैं, उन्हीं के आधार पर क्या है, जीव जो है अपना जो है सरवाइव करते हैं। ठीक है, ये दिया था किसने, ये दिया था लैमार्क ने। ठीक है, लैमार्क। ये ध्यान दीजिएगा कि एक क्वेश्चन आता है कि जैव विकास के संदर्भ में सबसे पहले सिद्धांत या सबसे पहले मत किसने दिया, तो दिया किसने, लैमार्क ने। किसने दिया था, लैमार्क ने। जैव विकास के संबंध में सबसे पहले लैमार्क ने अपना मत दिया था। और उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने अपने सिद्धांत दिए थे कि वातावरण का सीधा प्रभाव, डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट, वातावरण का सीधा प्रभाव। ठीक है, वातावरण का सीधा प्रभाव, आवाज आ रही प्रॉपर ना, वातावरण का सीधा प्रभाव। ठीक है, फिर क्या कहा था, अंगों का प्रयोग
अंगों का प्रयोग और अनुप्रयोग अंगों का प्रयोग और अनुप्रयोग आपने देखा होगा वातावरण का सीधा प्रभाव, अंगों का प्रयोग और अनुप्रयोग। इस पे देखिए क्या होगा, इसमें उन्होंने जिराफ और सर्प का एग्जांपल दिया था। जिराफ और सर्प का, जिराफ क्या करते थे, पहले भले क्या था, जमीन हरी थी, घास चरते थे, धीरे धीरे क्या हुआ, रेगिस्तान में क्या हुआ, घासें जल गई, रेगिस्तान बन गया पूरा। तो क्या किया उन्होंने, अब भैया खाना कैसे खा जाए, पेट कैसे भरा जाए, तो उन्होंने क्या किया, पेड़ों की पत्तियों खाना चालू किया। अब पेड़ों की पत्तियों खाने लिए क्या है पेड़ों की पत्तियों खाने के लिए उन्हें गर्दन अपनी उचकानी पड़ी। तो क्या हुआ, गर्दन उनकी लंबी होती चली गई। अब जिराफ क्या है, फिर लंबे होने लगे। सांपों के पहले पैर होते थे, सांप पहले उसके चलने में सहायक होते थे, लेकिन क्या हुआ, उससे उनको क्या है, मतलब उससे उनकी प्रजाति विलुप्त होने लगी। लोग उनको मतलब मारने में आसानी होती थी। तो सांपों ने क्या किया, रेंगना चालू किया, या क्या हुआ, पैर उनके क्या हुए, पैरों का प्रयोग बंद हुआ। तो क्या हुआ, सांपों ने रेंगना चालू किया, पैर क्या हो गया, अवशेषीय अंग हुए। तो कहने का मतलब क्या है, उन्होंने कहा था कि वातावरण का सीधा प्रभाव, अंगों का प्रयोग और अनुप्रयोग और उपार्जित लक्षणों की वंशागति। ठीक है, तो ये आपका दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका, प्राकृतिक चयन। ओके, प्राकृतिक चयन। चलो, उत्परिवर्तनवाद ये क्या है, म्यूटेशन है। क्या है ये, म्यूटेशन। ठीक है, म्यूटेशन। उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने दिया, डार्विन ने दिया, लैमार्क ने दिया, वेलेस ने दिया, डिब्रीज ने दिया, बताओ फटाफट। ठीक, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया, डार्विन ने दिया। मैंने तो अभी बताया कि डार्विन ने क्या दिया था, योग्यतम की उत्तरजीविता दिया था, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था। लैमार्क ने क्या दिया था, उपार्जित लक्षणों की वंशागति, अंगों का प्रयोग और अनुप्रयोग और आपका वातावरण का सीधा प्रभाव। ठीक है, यहां पे क्या हुआ, डिब्रीज ने दिया था। क्या दिया था, डिब्रीज ने दिया था। इनका पूरा नाम क्या था, इनका पूरा नाम था ह्यूगो डी ब्रिज। ठीक है, ह्यूगो डी ब्रिज। अब ये क्या थे, इन्हें हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ म्यूटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इन्हें, फादर ऑफ म्यूटेशन कहते हैं, यानी उत्परिवर्तन के जनक, फादर ऑफ म्यूटेशन। उत्परिवर्तन के जनक, फादर ऑफ म्यूटेशन। ठीक है, फादर ऑफ म्यूटेशन। क्लियर है, चलो तो यहां पे देखो उत्परिवर्तन क्या होता है, उत्परिवर्तन होता क्या है, तो उत्परिवर्तन वह घटना होती है जिसमें जीन में अचानक से परिवर्तन होता है। जीन में क्या होता है, अचानक से परिवर्तन होता है। ठीक है, जीन में क्या होता है, जीन में अचानक से होने वाले परिवर्तन, जीन में अचानक से होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है, उत्परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, जीन में अचानक से होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है, उत्परिवर्तन कहलाता है। क्लियर है, तो यहां पे क्या हुआ, उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत किसने दिया भैया, डी ब्रिज ने दिया। क्लियर है, चलो कह रहा है भ्रूणीय विकास, भ्रूणीय परिवर्धन से संबंधित सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया, भ्रूणीय परिवर्धन वान बेयर ने दिया कि डार्विन ने दिया कि हेकल ने दिया कि मेंडल ने दिया, बताओ। भ्रूणीय परिवर्धन यानी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, क्या है इसे, क्या बोलते हैं हम लोग, इसे बोलते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ठीक है, भ्रूणीय परिवर्धन का सिद्धांत किसने दिया, ठीक है। तो जो भ्रूणीय परिवर्धन सिद्धांत हुआ वो किसने दिया था, वान बेयर ने। इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी, फादर ऑफ मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी। इन्हें क्या बोलते हैं, आधुनिक भ्रूणकी का जनक कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें, आधुनिक भ्रूणकी का जनक कहते हैं। ओके,
ठीक है। तो भ्रूणी परिवर्धन का सिद्धांत किसने दिया था? तो आपका सिद्धांत किसने दिया? वान वेयर ने दिया। ओके, वान वेयर ने दिया। अब डार्विन क्या है? डार्विन को बताया मैंने, इन्होंने जैव विकास के संदर्भ में अपने अपने मत प्रस्तुत किए थे। अर्नेस्ट हेकल क्या है? हेकल ने क्या किया था? हेकल ने पादप कोशिकाओं में हेकल ने पादप कोशिकाओं में यानी प्लांट सेल में हेकल ने पादप कोशिकाओं में क्या किया था? इन्होंने लवक की खोज की थी। क्या की थी? लवक। लवक क्या होते हैं? लवक को हम कहते हैं प्लास्टिड। ठीक है, लवक की खोज की थी। किसने की थी? अर्नेस्ट हेकल ने। और मेंडल ने क्या किया था? मेंडल ने आनुवांशिकता का सिद्धांत दिया था। आप जानते ही हैं मेंडल को, फादर ऑफ जेनेटिक्स, आनुवंशिकता की जनक है। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा आपका? वान वेयर हो जाएगा। वान वेयर ने क्या किया था? वान वेयर ने भ्रूणी परिवर्धन संबंधित मत दिया था, जिसमें उन्होंने बताया कि भ्रूणी परिवर्धन क्या होता है? भ्रूणी परिवर्धन क्रमिक होता है। क्या होता है? भ्रूणी परिवर्धन क्रमिक होता है। कैसे? देखो, हम लोग गर्भ में रहते हैं, गर्भ से फिर बाहर आए तो बाहर क्या है? धीरे धीरे हमारा क्या होता है? परिवर्तन एंड डेवलपमेंट होता है ना। छोटे से बच्चे हुए 1 साल के, फिर 2 साल, फिर 10 साल, 15, 25, 30, 50, 60, 70, फिर ऊपर का टिकट कट गया। तो ये क्या है? इसका मतलब क्या है कि ये क्या है? भ्रूणीय परिवर्धन है। भ्रूणी परिवर्धन क्या है? क्रमिक होता है। बच्चा पहले भ्रूण बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, ऐसे ना। ठीक, फिर धीरे क्या होगा? धीरे धीरे क्या होगा? एक शिशु के रूप में अपना आकार बना लेगा। ठीक है, यही है क्या? भ्रूणीय परिवर्धन। मतलब किसी भी जो जीव की जो अवस्था होती है वो क्या कहलाती है? वो उसकी भ्रूणावस्था कहलाती है। किसी भी जीव की प्रारंभिक अवस्था उसकी भ्रूणीय अवस्था कहलाती है। ठीक है, चलो, मानव की उत्पत्ति किस युग में हुई? पूछ रहा है ये। मानव की उत्पत्ति किस युग में हुई? पैलियोसीन युग में, मायोसीन युग में, प्लायोसीन युग में या ओलिगोसीन युग में? देखिए, आप जानते हैं कि लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व, 4.5 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी क्या है? पृथ्वी की आयु कितनी है? 4.5 अरब है ना। 4.5 अरब वर्ष है। तो इसमें क्या धीरे धीरे क्या हुआ? धीरे धीरे ज्वालामुखी के जो उद्गार ठंडे हुए, पूरी पृथ्वी जलमग्न हो गई। तो फिर क्या धीरे धीरे इसमें जीवों की उत्पत्ति संभव हुई। सबसे पहले कौन आया? प्रोटोजोअन आए, यानी सबसे पहले प्राथमिक जीव आए। धीरे धीरे उससे मानव का विकास हुआ। तो यही तो सिद्धांत है ना। ठीक, तो यहां पर पूछा कि मानव की जो उत्पत्ति है किस युग में हुई थी? तो ये क्वेश्चन आपका पैलियोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन या ओलिगोसीन? तो यहां पर देख लीजिए कि जो मानव की जो उत्पत्ति होती है वो किस युग में होती है? तो आपके प्लायोसीन युग में होती है। ठीक है, किस में हुई थी? प्लायोसीन युग में हुई थी। क्लियर है? मानव की उत्पत्ति किस युग में हुई थी? प्लायोसीन युग में हुई थी। ठीक है, ओके। चलो, आपको जैव विकास संबंधित अभी आपका कुछ चैप्टर पढ़ाना है, तो उसमें आपको बताएंगे इसके बारे में हम। अब यहां पे पूछ रहा है आपसे कि मानव जाति का विकास का क्रम क्या है? मानव जाति का विकास का क्रम। ठीक है, मछली, उभयचर, सरीसृप या मानव, मछली, उभयचर, पक्षी, मानव, कीट, मछली, पक्षी, मानव, या मछली, उभयचर, सरीसृप, पक्षी और मानव। पूछ रहा है इसमें आपसे कि मानव का जो विकास हुआ है वो क्रमिक रूप से किस जीव के माध्यम से हुआ है? पहले कौन से जीव बने, फिर कौन सा जीव बना? ठीक है, तो आपसे यहां पे पूछ रहा है कि मानव का जो विकास है वो किस विकास का क्रम कौन सा है? तो देखो, मैंने क्या बोला? सबसे पहले यहां पे कौन बना? सबसे पहले यहां पे प्राथमिक जीव के रूप में आया प्रोटोजोअन। कौन आया? प्रोटोजोअन। तो यहां जानते हैं, देखिए यहां पे जो क्रम दिया है, यहां पे प्रोटोजोआ तो दिया नहीं है, लेकिन यहां का जो क्रम है, तो यहां पे सबसे पहले मछली। ठीक, मछली से फिर क्या? उभयचर। उभयचर कौन होते हैं? जो जल और थल दोनों पे रहते हैं। जल और थल। उभयचर क्या होते हैं? इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें एम्फीबियन कहते हैं ना। इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें एम्फीबियन कहते हैं। एम्फीबियन क्या होते हैं? तो एम्फीबियन वे प्राणी होते हैं जो आपके जल और थल दोनों पे रहते हैं। ठीक है, फिर क्या? सरीसृप। सरीसृप कौन से प्राणी होते हैं? सरीसृप वे जंतु हैं जो रेंग कर चलते हैं। सरीसृप यानी क्या होते हैं? इन्हें बोलते हैं रेप्टाइल। क्या कहते हैं इन्हें?
इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें रेप्टाइल कहते हैं, ठीक है, रेप्टाइल्स कहते हैं। ओके, उभयचर को एम्फीबिया कहते हैं, ठीक है। तो यहां पे मछली से उभयचर, उभयचर से फिर सरीसृप, सरीसृप से फिर मानव, उभयचर से सरीसृप और सरीसृप से मानव। देखिए ये ऑप्शन भी है, लेकिन यहाँ पे क्या बीच में पक्षी दे दिया है, तो पक्षी से थोड़ी मानव बनेगा, पक्षी से मानव थोड़ी बना, ठीक है। तो माने विकास का जो क्रम हुआ है वो मछली का विकास हुआ, फिर सरीसृप, फिर आपका उभयचर का विकास हुआ, फिर उभयचर से क्या हुआ, सरीसृप का विकास हुआ, सरीसृप से बढ़ते बढ़ते हम मानव ग्रुप में आ गए हैं, और आज हम ग्रुप डी के क्वेश्चन हल कर रहे हैं, ठीक है। यही तो है ना कि मानव बना, मानव क्या है, मानव आज ग्रुप डी, ग्रुप सी, सीबीटी 2, सीबीटी 1, पीसीएस, आईएएस सबकी तैयारी कर रहा है। तो मानव का विकास इसी क्रम में हुआ है, मछली, उभयचर, सरीसृप और मानव। क्लियर है? तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। क्लियर है? आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ेंगे फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो कभी कभी बोर्ड जो है ना, इलेक्ट्रॉनिक चीजें, मानव का वह पूर्वज जो सबसे पहले दो पैरों पर सीधा खड़ा होकर चला। क्या पूछ रहा है आपसे? मानव का वह पूर्वज जो सबसे पहले दो पैरों पर सीधा खड़ा होकर चला। तो यहाँ पे देखो जावा का भी मानव है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव है, पेकिंग मानव है, या क्रो-मैग्नन मानव है। ठीक, जावा मानव पूछ रहा है, जावा मानव, ऑस्ट्रेलोपिथेकस और आपका पेकिंग मानव और आपका क्रो-मैग्नन, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा मानव, मतलब मानव जो आपका जो मानव क्रम है ना, मानव का ही मानव है। आपके मानव जावा मानव है, पेकिंग मानव है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस है, रामापिथेकस है, क्रो-मैग्नन है, निएंडरथल मानव है, ठीक है। और आपका ये तो मानव का विकास वैसे ही क्रम हुआ है ना, तो बाद में सबसे क्या बना, होमो सेपियंस बना। होमो सेपियंस, हम लोग क्या है, होमो सेपियंस है ना भाई। सेपियंस क्यों हो गए हम लोग? चलो बताओ मुझे, सेपियंस हमको सेपियंस क्यों कहते हैं? हम लोगों को सेपियंस क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं सेपियंस, ठीक है। सेपियंस हमें इसलिए कहते हैं क्योंकि सेपियंस किससे बना है? बना है सेपियंट से। किससे बना है? सेपियंट से, जिसका मतलब क्या होता है? बुद्धिमत्ता होती है। आधुनिक मानव क्या है? बुद्धिमान है ना भैया। तो हम लोग बुद्धिमान है, हमारे मस्तिष्क का विकास हो गया है, हम लोग अपना काम अपनी बुद्धि से करते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या है, हमें होमो सेपियंस कहते हैं। तो यहां पे जानते हैं जो जावा का भी मानव था, ये नहीं, यहां पे क्या हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलोपिथेकस, यानी जो आपका ऑस्ट्रेलोपिथेकस है वो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले सीधे खड़ा होकर चला, फिर आपका जावा मानव चला, ठीक है। इस क्रम में आगे बढ़े हैं। और जो आधुनिक मानव का सबसे निकटतम जो पूर्वज है वो क्या है आपका? क्रो-मैग्नन है। क्या है आपका? क्रो-मैग्नन। ये हमारा क्या है? क्रो-मैग्नन। ये बिल्कुल हमारे जैसा हो गया था, बस कल बुद्धि का विकास नहीं हुआ। तो ये क्या है आपका? ये आपका क्रो-मैग्नन मानव जो है हमारा सबसे निकटतम पूर्वज है, ठीक है। तो यहां पर ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो है सबसे पहले सीधा खड़ा होकर के चला, ठीक। चलो अब यहां पे देखो, जीन शब्द किसने दिया था? जीन शब्द किसने दिया? पहले जान लो जीन क्या है। तो जीन आपके आनुवांशिकी की इकाई है, ठीक है। जीन क्या है? आनुवांशिकता की इकाई होती है, यानी यूनिट ऑफ जेनेटिक्स। आनुवांशिकता इकाई क्या है? जीन है। सबसे छोटी इकाई है, क्या है ये? सबसे छोटी इकाई भी इसे कहते हैं। आनुवंशिकता की सबसे छोटी इकाई है कौन? जीन। जीन के बेस पे क्या होता है? अब देखो जीन के बेस पर ही क्या होता है? हमारे लक्षण होते हैं, ठीक है। अब जैसे हम कहते हैं ना कि जीन मतलब हमारे शरीर में जो जीन प्रभावी होगी वही कार्य हम सबसे बेहतर कर पाएंगे, ठीक है। जिस जीन की यहां पे है ना, मेंडल का नियम आएगा, प्रभाविता और अप्रभाविता, लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो यहां पे जो जीन प्रभावी होगी वही कार्य क्या, वही हम सबसे बेहतर कर पाएंगे। आप देखते होंगे कि जैसे कोई बहुत बेहतर सिंगर होता है, कोई बहुत बेहतर स्पोर्ट्समैन होता है, कोई बहुत बेहतर एथलीट होता है,
कोई बहुत बेहतर पढ़ने में होता है, कोई बहुत बेहतर सिंगर, गायक, डांसर जो भी है, तो सब अलग अलग होते हैं ना। तो सबके पास एक स्पेशल कैरेक्टर होता है। वो क्या है स्पेशल कैरेक्टर? वो स्पेशल कैरेक्टर कैसे आता है? तो वो जीन के बेस पर ही आता है, यानी वो जो कार्य है आपका, उसकी जो जीन है वो क्या है, वो प्रभावी है। क्लियर है? तो यहाँ पे जीन शब्द किसने दिया? टी.एच. मॉर्गन ने दिया, डब्ल्यू.एन. जॉनसन ने दिया, सी मेंडल ने दिया या डी ब्रेज ने दिया। यहाँ पूछ रहा है आपसे कि जीन का जो है सब जीन शब्द किसने दिया। ठीक है, तो देखो जो जीन शब्द दिया था किसने दिया था? ये दिया था किसने? जॉनसन ने दिया था। किसने दिया था? जॉनसन ने दिया था। इन्होंने क्या की थी? जॉनसन ने ही क्या दिया था? जॉनसन ने जीन शब्द दिया। इन्होंने क्या इन्होंने जीन शब्द को खोज की थी। जीन की खोज किसने की? जॉनसन ने की। ठीक है, यहाँ पे टी.एच. मॉर्गन का दूसरा रोल है, इन्होंने ड्रोसोफिला मक्खी पर प्रयोग किया था। किस पे? ड्रोसोफिला मक्खी पर इनका प्रयोग हुआ था, ड्रोसोफिला। मेंडल आनुवांशिक जनक है, इन्होंने मटर के पौधे पर क्या किया था? आनुवांशिकता का प्रयोग किया था। मेंडल क्या किया था? जो अपने प्रयोग किए थे आनुवांशिक संबंधी, तो किस पे किया था? मटर के पौधे पर। और अभी मैंने आपको बताया कि डी ब्रिज कौन है? उत्परिवर्तन के जनक है। तो यहां पर क्या होगा? डब्ल्यू.एन. जॉनसन। क्या होगा? डब्ल्यू.एन. जॉनसन। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने जीन शब्द को दिया था। जीन शब्द क्या है? जीन आनुवंशिकता की इकाई है। प्लाज्मिड क्या होते हैं? प्लाज्मिड देखो यहाँ पे प्लाज्मिड वर्ड आया है, जीवाणु के आनुवांशिक पदार्थ जो क्रोमोसोम के बाहर होते हैं। जीवाणु की आनुवांशिक इकाई होती है। जीवाणु का एक रोग होता है या जीवाणुओं से प्राप्त प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक। क्वेश्चन देख लो यहाँ पे अच्छे से इसका। ठीक है, तो यहां पे देखो बच्चों, प्लाज्मिड मालूम क्या होते हैं? प्लाज्मिड जो है जीवाणुओं के जेनेटिक मटेरियल होते हैं। क्या होते हैं? ये जीवाणुओं के आनुवांशिक पदार्थ होते हैं। और क्या होते हैं? ये इनके क्रोमोसोम से बाहर होते हैं। यानी प्लाज्मिड क्या होते हैं? तो प्लाज्मिड वह पदार्थ होते हैं जो जीवाणुओं के आनुवांशिक पदार्थ के रूप में कहां होते हैं? क्रोमोसोम से बाहर होते हैं। अगर कभी पूछा जाए कि प्लाज्मिड क्या है, तो प्लाज्मिड जीवाणुओं में पाया जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ है जो क्रोमोसोम के बाहर होता है। और यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन इसका, तो इसका क्या होगा? जीन होगा। रोग तो ढेर सारे हैं, एंटीबायोटिक तो आप जानते ही हो। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा? आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे आपसे जंपिंग जीन पूछ रहा है। जंपिंग जीन की खोज किसने की? जंपिंग जीन की खोज किसने की? बारबरा मैकलिंटॉफ ने, जे मोनार्ड ने, वीडल एवं टैटम ने या गैरेट ने? तो यहाँ पे आपके दो नाम जो हैं थोड़े से फेमस हैं। तो यहाँ पे आप देखिए जंपिंग जीन की खोज इन्होंने कहाँ पे की थी? तो इन्होंने कहा कहाँ पे की थी? मक्का में। कहाँ पे की थी? मक्का में। ध्यान दीजिएगा, जंपिंग जीन को इन्होंने कहाँ खोजा? तो इन्होंने खोजा था मक्के में। और किसने खोजा? तो बारबरा मैकलिंटॉक ने। किसने खोजा? बारबरा मैकलिंटॉक ने। ठीक है, और यहाँ पे वीडल एवं टैटम है। वीडल एवं टैटम इन्होंने एक बहुत फेमस सिद्धांत दिया था। इन्होंने क्या दिया था? एक जीन, एक एंजाइम, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। वीडल और टैटम ने क्या दिया था? एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत दिया था। किसने? वीडल एवं टैटम ने। ठीक है, तो वीडल एवं टैटम ने क्या दिया था? एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे जंपिंग जीन की बात कर रहा है। तो जंपिंग जीन की खोज किसने की थी? तो बारबरा मैकलिंटॉफ ने। कहां की थी? तो मक्के में की थी। ठीक है, ठीक है, चलो। प्रोटीन संश्लेषण का सही क्रम है। प्रोटीन संश्लेषण का सही क्रम पूछ रहा है। डीएनए, अमीनो अम्ल, आरएनए प्रोटीन,
डीएनए आरएनए अमीनो अम्ल प्रोटीन, अमीनो अम्ल डीएनए आरएनए प्रोटीन, या आरएनए डीएनए अमीनो अम्ल प्रोटीन? फटाफट बताओ, जो प्रोटीन संश्लेषण होता है वो उसका सही क्रम क्या है? प्रोटीन संश्लेषण का सही क्रम क्या है? ठीक है, तो यहां पे देखो, जो प्रोटीन संश्लेषण होता है वो कौन करता है? वो कौन करता है? आरएनए करता है। कौन करता है? आपका आरएनए करता है। और इसका जो सही क्रम होता है तो डीएनए, फिर आरएनए, फिर एमिनो अम्ल, फिर प्रोटीन्स। डीएनए आरएनए एमिनो अम्ल और प्रोटीन, इसका सही क्रम है। किसका? आपके प्रोटीन संश्लेषण का। और जो प्रोटीन संश्लेषण होता है किसके बेस पे होता है? तो डीएनए के आदेश पर कौन करता है? आरएनए करता है। डीएनए के आदेश पर कौन करता है? आरएनए करता है। ठीक है, आरएनए आप जानते हैं आरएनए दो प्रकार के होते हैं, 70S और 80S। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, वहां पे 70S राइबोसोम होते हैं, और जो यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं उसमें 80S के राइबोसोम होते हैं। ठीक है, जो 70S का राइबोसोम होता है उसमें कितना होता है? उसमें 30 और 50 होता है। और जो 80S का राइबोसोम होता है उसमें 40S और 60S का राइबोसोम होता है। ठीक है, जब आपको पढ़ाएंगे आरएनए डीएनए पढ़ाएंगे तो वहां पे हम लोग देखेंगे। ठीक है, कभी लाइव में जब आएंगे लाइव में तो न्यूक्लिक अम्ल पढ़ाएंगे, न्यूक्लिक अम्ल, तो वहां पर इसकी बात हम लोग करेंगे। ठीक है, चलो उत्परिवर्तन किसमें होते हैं? आरएनए में होता है कि इंट्रॉन्स में होता है कि प्रोटीन्स में होता है कि सिस्टोन्स में होता है? ठीक है, उत्परिवर्तन किसमें होता है? आरएनए में कि इंट्रॉन्स में कि प्रोटीन्स में कि सिस्टोन्स में? गर्दन बहुत दर्द कर रही है यार। ठीक है, तो देखो उत्परिवर्तन किसमें होता है भैया? सिस्ट्रोन में होता है। सिस्ट्रोन है क्या? देखो, जीन जो होता है, जीन की 3 इकाइयां होती हैं। जीन के 3 इकाइयां होती हैं, ये होती हैं सिस्ट्रॉन, ठीक है, म्यूकॉन, सिस्ट्रॉन, म्यूट्रॉन और रिकॉन। ठीक है, सिस्ट्रॉन, म्यूट्रॉन और रिकॉन, जीन की 3 इकाइयां होती। ठीक है, तो यहां पे सिस्ट्रॉन कहां पे है? सिस्ट्रॉन में क्या होता है? उत्परिवर्तन होता है। उत्परिवर्तन क्या है? मैंने बताया आपको कि उत्परिवर्तन क्या है? उत्परिवर्तन वह घटना है जिसमें कोशिकाओं में क्या होता है? ठीक है, उत्परिवर्तन क्या है? सॉरी, जीन में अचानक से परिवर्तन होना, जीन में अचानक से परिवर्तन हो जाना क्या कहलाएगा? आपका उत्परिवर्तन कहलाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। वंशागति की इकाई है, ये क्वेश्चन मैंने आपको बता ही दिया पहले ही। वंशागति की इकाई क्या होती है? गुणसूत्र होती है, जीनोटाइप, फिनोटाइप, जीन। ठीक है, तो यहां पे क्या है आपका आंसर? जीन होगा। क्या हो जाएगा? जीन हो जाएगा। ठीक है, तो वंशागत की इकाई के क्या बोलते हैं? जीन कहते हैं। ठीक है, जीन क्या है? सबसे छोटी इकाई है किसकी? अनुवांशिकी या वंशागति की। यदि किसी व्यक्ति के लाल रुधिराणुओं में एंटीजन ए एवं बी है तो इसके सीरम में होते हैं। देखो, अगर कह रहा है कि एंटीजन ए एवं बी है, मतलब अगर किसी में ए और बी दोनों एंटीजन है, यानी किसी के आरबीसी में ए और बी एंटीजन है, तो इसके सीरम यानी प्लाज्मा में क्या होगा? एंटीबॉडी ए होगी, एंटीबॉडी बी होगी, या दोनों होंगे, या इनमें से कोई नहीं? बताओ, अगर किसी व्यक्ति के रुधिर में आरबीसी में एंटीजन ए और बी दोनों है तो इसके प्लाज्मा में क्या होगा? एंटीबॉडी होगी, एंटीबॉडी बी होगी, दोनों होगी, या कोई नहीं? तो यहां पे ध्यान दो बच्चों, यहां पे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। क्यों कुछ नहीं होगा? क्योंकि देखो, जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए होता है उसमें ए एंटीजन होता है और बी एंटीबॉडी होती है। जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप बी होता है उसमें बी एंटीजन होता है, उसमें ए एंटीबॉडी होती है। और जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए बी होता है उसमें दोनों एंटीजन होते हैं। कौन से? ए और बी। लेकिन एंटीबॉडी क्या होती है? नील होती है, एंटीबॉडी नहीं होती। तो देखो, एंटीजन कहां होते हैं? एंटीजन आपके आरबीसी में होते हैं, और एंटीबॉडी कहां होती है? प्लाज्मा में होती है, यानी आपके सीरम में। ठीक है, तो इसको ध्यान रखो, अगर ए बी ब्लड ग्रुप वाला कोई व्यक्ति है तो उसके प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी। क्लियर है? चलो, अब यहां पे कह रहा है मंगोली जड़ता। मंगोली जड़ता, थोड़ा सा क्वेश्चन आप सही हुआ,
मंगोली जड़ता डाउन सिंड्रोम किसके फलस्वरूप होती है? मंगोली जड़ता डाउन सिंड्रोम जो है किसके फलस्वरूप होती है? तो जो यार जो डाउन सिंड्रोम होता है ये क्या होता है? इसमें आपके जो 21वीं जोड़ी का जो गुणसूत्र होता है, 21वीं जोड़ी क्या होता है वो? यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपसे? 46 के बजाय 45 गुणसूत्र, 46 के बजाय 47 गुणसूत्र, गुणसूत्रों की 23 जोड़ी में 3 गुणसूत्र या 21 जोड़ी में 1 गुणसूत्र। तो यहाँ पे क्या है आपका? डाउन सिंड्रोम। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है? मंगोली जड़ता है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम होता कैसे? जब आपका जो 21वीं जोड़ी वाला जो गुणसूत्र है, 21वीं जोड़ी वाला गुणसूत्र, तो उसमें क्या होते हैं? देखिए गुणसूत्र ऐसे है, गुणसूत्र ऐसे यहाँ पे 1 2 है, मतलब समझ गुणसूत्र जोड़ी होते हैं ना, तो यहाँ पे 1 और 2 है। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे 1 गुणसूत्र और जुड़ जाता है, ठीक है, यानी 2 के बजाय क्या होते हैं? 3 होते हैं। तो यहाँ पे आंसर अब क्या जाए आपका? यहाँ पे जो दिया तो है कि यहाँ पे दिया नहीं किसी जोड़ी, लेकिन क्या दिया है? केवल 1 गुणसूत्र दिया है। कहने का मतलब क्या है? अगर ये ऑप्शन मानेंगे तो 46 नहीं होगा, क्या हो जाएगा? 45 हो जाएगा। तो हमको क्या करना है? यहाँ पे क्या 1 2 3 हो रहे हैं ना, बढ़ रहा है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, यानी 46 के जो बजाय कितने हो जाएंगे? 47 गुणसूत्र हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 46 के जगह पे 47 हो जाएंगे। और इसमें क्या होता है? जो व्यक्ति होता है या बच्चों में होता है डाउन सिंड्रोम, तो इसमें क्या होगा? बच्चा जो है मंद बुद्धि हो जाएगा, बौनापन का शिकार हो जाएगा और उसके अंगों का विकास नहीं हो पाएगा और लगभग युवावस्था आने से पहले 18 से 20 साल में उसकी मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। उसके ओठ मोटे, नाक चपटी, ये सब तमाम लक्षण होते हैं। आंखें छोटी छोटी, हाथों के अंगुलियां अंगूठे छोटे छोटे से होते हैं। तो ये क्या है आपका? डाउन सिंड्रोम होता है, ठीक है। डाउन सिंड्रोम किसमें होता है? तो ये 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र पे होता है। कब होता है? जब 2 गुणसूत्र के जाए 3 हो जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ट्राइसोमिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? ट्राइसोमिक। कुछ लोगों के 5 6 अधिक लड़कियां ही होती हैं, लड़का कोई नहीं होता। इसका रीजन क्या है? पिता केवल X गुणसूत्र वाले शुक्राणु बनाता है, पिता केवल Y वाले गुण शुक्राणु बनाता है, पिता Y गुणसूत्र वाले शुक्राणुओं से X गुणसूत्र वाले शुक्राणु अधिक बनाता है, या संयोग से केवल X गुणसूत्र वाले शुक्राणु अंडाणुओं का संश्लेषण करते हैं। अब यहां ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि केवल लड़कियां होती है, लड़के नहीं होते हैं। लड़कियां कब होंगी? देखो यहाँ पे आपका मेल है, मेल क्या है इसका? मेल के पास X और Y गुणसूत्र है, और फीमेल है तो फीमेल के पास क्या है? X और X गुणसूत्र है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दो, जब X मिलेगा तो एक लड़की पैदा होगी, यानी एक पुत्री पैदा होगी, और जब YX मिलेगा तो क्या होगा? एक लड़का पैदा होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लो, आप खोल लो फटाफट, हम आंसर आपको कराएं। फिर क्या है आपका? केवल लड़कियां होती हैं, लड़का नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दो, क्या कहा गया है? X मिलेगा तो लड़की होगी और XY मिलेगा तो लड़का होगा। तो यहाँ पे पिता केवल क्या कर रहा है? पिता केवल X गुणसूत्र बनाता है। भैया X कैसे बनाएगा? उसमें तो X और Y दोनों गुणसूत्र होते हैं ना, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। केवल Y बनाएगा, ये भी गलत है। Y बनेगा तो X कहां जाएगा? यानी ये दोनों ऑप्शन क्या हो? गलत हो गया। तीसरा क्या कह रहा है? पिता Y गुणसूत्र वाले शुक्राणु X, नो ये भी गलत है। XY बराबर होंगे, तो यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। कहने का मतलब संयोग बस। देखिए यहाँ पे क्या है? प्रेगनेंसी में लड़का या लड़की, यानी जो लिंग, जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो कैसे होता है? जब XY का कॉम्बिनेशन होगा। तो यहाँ पे क्या होता है? संयोग से X वाला क्या करेगा? X गुणसूत्र क्या करेगा? अंडाणु को निषेचित करेगा। तो अगर पिता का अगर X है, अगर X जा रहा है यहाँ पे, तो महिला का X है ना, यहाँ पे दोनों X है, तो X और X क्या मिल गया? X और X मिल गया तो क्या हो गया? एक लड़की का जन्म हो गया, ठीक है। एक लड़की का जन्म हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे यही बात है आपकी, क्या होगा आपका? जो X गुणसूत्र वाला है वही क्या कर रहा है? वही आपके अंडाणु को फर्टिलाइज कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है रंजकहीनता। रंजकहीनता को बोलते हैं एल्बिनिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? हम एल्बिनिज्म कहते हैं। रंजकहीनता पाई जाती है सभी प्रजातियों में, गोरी प्रजातियों में, काली प्रजातियों में, या मंगोली प्रजातियों में? फटाफट बताओ इसको। रंजकहीनता, देखो रंजकहीनता है क्या? इसमें आंखों का रंग हल्का सा क्या होता है? हल्का सा सुनहरा या भूरा होता है, ठीक है। रंजकहीनता, इसे एल्बिनिज्म कहते हैं। थोड़ी सी देखने में समस्या होती है, तो यह सभी में होता है। किसमें होता है? यह सभी में होता है। ऐसा नहीं कि गोरी, काली और मंगोली में होगा, सभी में हो सकता है, ठीक है। तो रंजकहीनता सभी में हो सकता है। चलो
कह रहा है पिता का ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, और माता क्या है, बी है। तो संतानों का कौन सा उद्दीपक होगा? यदि यहां पे क्या पिता ए है, माता बी है, माता क्या है, बी है, तो संतानों पूछ रहा है केवल ए बी होगा कि चारों हो सकता है, केवल ए और केवल ओ? बताओ फटाफट। अब देखो यहां पे जानो, अगर माता पिता का ब्लड ग्रुप ए और बी होगा तो ए बी होने पे क्या होता है, चारों ब्लड ग्रुप बन सकते हैं। कैसे? ए बी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है और ओ भी हो सकता है। ठीक है, माता पिता के ए बी होने पर चारों ब्लड ग्रुप बनेंगे। ठीक है, ओके, चारों बनेंगे। यही एक ऐसा ब्लड ग्रुप है ए और बी जिसके कॉम्बिनेशन से चारों बनते हैं, माने ए भी बनेगा, बी भी बनेगा, ए बी और ओ चारों बन सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बी रुधिर वर्ग के रोगी को किन वर्गों के रक्तदाताओं का रक्त दे सकते हैं? माने जो बी ब्लड ग्रुप वाले हैं तो उनको कौन से ब्लड ग्रुप का ब्लड दिया जा सकता है? ए एवं ए बी, ओ एवं बी, ओ एवं ए बी, या बी एवं ए बी? फटाफट बताओ। देखो यहां पे बी वाले को ए बिल्कुल नहीं दे सकते, बी वाले को ए नहीं दे सकते, और ए बी क्या है, ए बी तो क्या है, ए बी तो ए बी ब्लड किसी को नहीं दे सकते। ए बी क्या है, ए बी सर्वग्राही है, अर्थात अगर ए बी का ब्लड देना होगा ना तो केवल ए बी वाले को देंगे। अब देखो यहाँ पे ओ क्या है, सर्वदाता है, ओ क्या है, सर्वदाता है, और बी वाला बी को दे सकता है, तो यहाँ पे क्या ऑप्शन का होगा, बी। यहाँ पे ओ दे सकते हैं लेकिन ए बी नहीं दे सकते, और यहाँ पे बी दे सकते हैं लेकिन ए बी नहीं दे सकते, तो क्या ऑप्शन होगा आपका? बी वाले को क्या देंगे, ओ और बी देंगे, बी वाले को क्या देंगे हम, ओ और बी देंगे। ठीक है, चलो पूछ रहा है ऑप्शन, फिनाइल कीटोन्यूरिया में क्या होता है? ऊतकों में फिनाइल एलिन बढ़ जाती है, ऊतकों में फिनाइल एलिन घट जाती है, मूत्र में शर्करा जाने लगती है, या मूत्र में जेंटिसिक अम्ल जाने लगता है? बताओ फटाफट। देखो जो फिनाइल कीटोन्यूरिया इसमें क्या होता है, इसमें आपके ऊतक में क्या होता है, फिनाइल एलेनिन बढ़ जाती है। क्यों? इसमें क्या होता है, यह यूरिन से संबंधित एक प्रॉब्लम है। ठीक है, फिनाइल कीटोन्यूरिया जो है क्या है, इसमें मूत्र में कीटोफार्म जो होता है, कीटोफार्म बनने लगता है। ठीक है, कीटोफार्म इसमें बनने लगता है। तो फिनाइल कीटोन्यूरिया क्या है, यह मूत्र से संबंधित एक बीमारी है जिसमें ऊतकों में क्या होता है, फिनाइल एलेनिन की मात्रा जो है क्या होती है, बढ़ने लगती है। ठीक है, 21वीं जोड़ी के गुणसूत्रों के लिए ट्राइसोमिक व्यक्ति होता है। 21वीं जोड़ी के गुणसूत्रों के लिए ट्राइसोमिक व्यक्ति, अभी ये क्वेश्चन आया है था आपके पिछले, अभी कुछ देर पहले क्वेश्चन आया था कि क्या मैंने बताया था, ये गुणसूत्र आपका है, यहाँ पे 2 गुणसूत्र है ऑलरेडी, यहाँ पे एक और बढ़ जाएगा, तो 1 2 3 ट्राइसोमिक हो गया। ये क्या हो गया, ट्राइसोमिक हो गया, और किस पे बढ़ेगा, 21 नंबर पे, तो क्या होगा आपका, डाउन सिंड्रोम होगा। क्या होगा आपका, डाउन सिंड्रोम होगा। और जो टर्नर सिंड्रोम क्या होता है, 13वें नंबर पे होता है। और क्लाइनफिल्टर क्या होता है, ये किस पे होता है, क्लाइनफिल्टर ये 45वें और 46वें होता है। किस पे होता है, 45वें नंबर के, किस पे, इसमें क्या होता है क्लाइनफिल्टर में या पुरुषों में होता है क्लाइनफिल्टर। इसमें क्या होता है, जो 45 वाला एक्स और वाई है ना, 45 वाला एक्स वाई है, उसमें क्या होगा, एक एक्स बढ़ जाएगा क्लाइनफिल्टर में। तो क्या हो जाएगा, एक एक्स बढ़ गया तो क्या हो जाएगा, जहां पे देखो, जहां पे डबल एक्स हो गया, डबल एक्स क्या है, महिलाओं के लक्षण आ जाएंगे ना, तो जब पुरुषों में महिलाओं के लक्षण आ जाए उसे क्या बोलेंगे, क्लाइनफिल्टर। और जब मंगोलिज्म हो जाए तो डाउन सिंड्रोम, और जब ऊपर के ओठ अलग अलग हो जाए या नाक से जुड़ जाए उसे क्या बोलेंगे, टर्नर सिंड्रोम कहेंगे। सॉरी, वो पटाऊ सिंड्रोम है, सॉरी। टर्नर सिंड्रोम क्या है, इसे फिर से ये गलत है। टर्नर सिंड्रोम क्या है, इसमें क्या होता है, टर्नर सिंड्रोम में यह महिलाओं में होता है। किसमें होता है, महिलाओं में होता है। तो इसमें आपका एक्स एक्स और प्लस क्या है, एक्स एक्स। कैसे, देखो ये आपका 43, ये 44, और ये 45 और ये 46। ओके, 45 और ये 46। ठीक है, तो यहां पे जो 46 का होता है ना, 46 वाला, यहां पे क्या होता है, एक नहीं होता, क्या होता है, एक गायब होता है। यानी इसमें 43, 44 और 45 गुणसूत्र होते हैं, यानी एक गुणसूत्र कमी होती है, किसमें होता है, महिलाओं में होता है। ठीक है, चलो
यदि माता का रुधिर वर्ग O हो, पिता का AB हो, तो संतान का रुधिर वर्ग होगा देखो AB, O एवं B, B एवं AB और AB एवं A। ये क्या है भैया, ये देख लो आप। माता क्या है, O है, माता का रुधिर वर्ग O है, पिता क्या है, पिता का AB है, पिता का क्या है, पिता का AB है, ठीक है, पिता का AB है। क्लियर है। अब देखो यहां पे क्या होगा, O और AB ये दोनों क्या है, एंटी ब्लड ग्रुप है। अगर माता पिता O और AB रहेंगे तो कभी भी बच्चों का ना तो O होगा और ना तो AB होगा। तो क्या होगा यहाँ पे, क्या होगा, A एवं B होगा, या तो A होगा या तो B होगा। O और AB बिल्कुल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, एंटी ब्लड ग्रुप है, ठीक है, एंटी ब्लड ग्रुप है, ठीक है। तो यहां पे देख लो, फिर समझा दे आपको। देखो अब यहां पे देखो आप लोग, मैं बनाता हूं फिर से चारों पार्ट। देखो अगर माता पिता O और A हो, या फिर से इसको देख लें, OA नहीं, अगर माता पिता O और O हो, ठीक है, या O और A हो, ठीक है, अगर माता पिता O और O होंगे या O और A होंगे, तो यहां पे जो संतानों में बने, क्या बनेगा, संतानों में O बनेगा और A बनेगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक। अगर माता पिता O और O होंगे तो क्या बनेगा, अगर माता पिता O और O होंगे, O और O, तो क्या बनेगा, केवल और केवल O बनेगा बच्चों में। अगर O और A होंगे तो क्या बनेगा, O भी बन सकता है और A भी बन सकता है। क्लियर है, समझ में आ गया। अगला देखो, अगर माता पिता O और B होंगे तो क्या बनेगा, O बनेगा और B बनेगा, ठीक है, सॉरी। अगर माता पिता A और B होंगे, A और B, तो चारों बनेगा, A भी बन सकता है, B भी बन सकता है, AB भी बन सकता है और O भी बन सकता है। क्लियर है, ठीक। अगर माता पिता A B अगर माता पिता A B और O होंगे तो क्या बनेगा, A बनेगा या B बनेगा, ठीक है, A बनेगा या B बनेगा। क्लियर है, ठीक। अगर माता पिता दोनों AB होंगे, दोनों AB होंगे तो क्या बनेगा, देखो A बनेगा, B बनेगा, AB बनेगा, लेकिन O क्या होगा, O नहीं बनेगा, O नहीं बनेगा। क्लियर है, O क्या होगा, नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहां पे देखो यहां पे क्या होगा, ब्लड ग्रुप, अगर माता पिता A B होंगे तो चारों बनेगा, A B होंगे तो चारों बनेगा। और अगर A B और A B होंगे, सुनो, अगर A और B होंगे तो चारों बनेगा। और अगर A B दोनों अगर A B होंगे, A B A B, तो 3 बनेगा। क्लियर है, 3 बनेगा, ठीक है। और अगर दोनों लोग O होंगे तो क्या बनेगा, केवल और केवल O बनेगा, ठीक है, केवल और केवल O बनेगा, ठीक है। तो यहां पे आपने ब्लड ग्रुप पूरा कॉन्सेप्ट देख लिया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, क्लियर। तो यहां पे देखो, यहां पे हमने फिर से एक जेनेटिक्स की बेहतरीन प्रश्नों की श्रृंखला को हल किया। ओके, जेनेटिक्स के जो प्रश्न थे हमने बेहतरीन तरीके से उसको हल किया, ठीक है। अब ओके, तो यहाँ पर जो थे जेनेटिक्स के, उसको हमने सारे प्रश्नों को हल किया बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के साथ। तो बच्चों उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको अच्छा लगा हो। ओके, और जो हमारा नेक्स्ट जो क्लास जो चल रही है, तो इसमें हम आगे बायोलॉजी के और प्रश्नों को लेकर के आएंगे फटाफट, ठीक है। तो चलो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप सभी को हैव अ गुड डे, थैंक यू। वो भी हो गया सर।